सर पिछले साल तो एमडीआरटी करने से रह गया था, एमडीआरटी नहीं कर पाया था। सर इस साल 2025 में मुझे बताइए कि ऐसा क्या किया जाए कि मेरी एमडीआरटी बहुत जल्दी हो जाए। बहुत मेहनत की थी सर पिछले साल, लेकिन फिर भी क्लाइंट से मीटिंग करने के बाद भी जब क्लाइंट के पास गया इंश्योरेंस समझाने के लिए, तो क्लाइंट ने मुझसे इंश्योरेंस नहीं खरीदा। क्लाइंट ने कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदा। आखिर क्या कारण है जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकता है? हम इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी क्लाइंट हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। अगर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर आप भी मार्केट में जाके मेहनत करते हैं और अपनी पॉलिसी नहीं बेच पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें क्लाइंट से अपॉइंटमेंट क्यों मिली है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हमें क्लाइंट से अपॉइंटमेंट क्यों मिली है? इंश्योरेंस के लिए। किस लिए? इंश्योरेंस के लिए। यानी कि हम क्लाइंट के पास इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए जा रहे हैं। मीटिंग क्लाइंट ने दे दी, और ये जो मीटिंग मिली है दोस्तों, ये मीटिंग क्लाइंट ने आपको बहुत मुश्किल से दी है। क्लाइंट के पास पहुंच जाते हैं, और जब क्लाइंट के पास हम पहुंचे तो क्लाइंट को हम वो सब चीजें नहीं बताते हैं दोस्तों जो हमें बतानी चाहिए, और जिसके कारण हमारी पॉलिसी क्लोज नहीं होती है। यानी कि जो प्रोडक्ट हम बेचने जा रहे थे, उस प्रोडक्ट के हम वो सारे फीचर जो उसके यूएसपी हैं, यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट हैं, वो यूएसपी हम नहीं बताते हैं। जब कोई आदमी आपके पास या कोई सेल्समैन आपके पास प्रोडक्ट बेचने के लिए आता है, तो वो क्या दिखाता है आपको? उसके यूएसपी गिनाता है आपको कि हमारे प्रोडक्ट के ये यूएसपी हैं, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट। और आप अपने प्रोडक्ट के यूएसपी नहीं बता रहे हैं, आप क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं कि सर आपको 10 साल तक पैसा जमा करना है, और 21 साल के बाद आपकी पॉलिसी जब मैच्योर होगी तो आपको इतना पैसा मिलेगा। क्या ये काफी है दोस्तों? क्या आप यही बेचने जा रहे हो? क्या आप यही बेचने जा रहे हो कि आप सिर्फ 15 साल तक पेमेंट कीजिए सर, 15 साल पेमेंट करने के बाद 21 साल पर आपको इतना पैसा मिलेगा? हम बेचने क्या जा रहे हैं? हम भूल जाते हैं कि हम क्लाइंट के पास इंश्योरेंस बेचने जा रहे हैं, और हम इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं। बीमारी, इलनेस, जब किसी के घर में बीमारी आ जाती है, तो वो बीमारी, उसकी जितनी भी जमा पूंजी होती है, उसकी जितनी भी सेविंग होती है, वो पूरी की पूरी सेविंग ये बीमारी खा जाती है। क्यों हम उसकी आंखें नहीं खोल रहे हैं? क्यों हम उसके सामने ये बात नहीं कर रहे हैं कि सर मैं इंश्योरेंस बेचने के लिए आया हूं आपके पास, मैं इंश्योरेंस के फीचर बताने आपके पास आया हूं, मैं कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि क्यों हेल्थ के लिए हमारे पास ऐसा कवरेज होना चाहिए कि कल अगर भगवान न करे हमें कोई बीमारी हो जाए, तो उस बीमारी के लिए हमारे पास इतना पैसा हो कि हम उस बीमारी का इलाज कहीं अच्छे हॉस्पिटल में करा पाए। हम ये कुछ बताते ही नहीं है। बताइए आप में से कितने सारे एडवाइजर हैं, जब अपने क्लाइंट के पास जाते हैं, आप अपने क्लाइंट को ये सब बातें बताते हैं? आप बात नहीं करते हैं डिसेबिलिटी बेनिफिट के बारे में। डिसेबल आदमी हो जाता है, अपंग आदमी हो जाता है, हम इसकी बात ही नहीं करते हैं। और बहुत सारे क्लाइंट आपसे सवाल भी पूछते हैं कि भाई मुझे ये बताओ, कल अगर भगवान ना करे मैं काम करने लायक नहीं रहता हूं, कल अगर मैं डिसेबल हो जाता हूं, क्या आपकी एलआईसी पॉलिसी में कवरेज मिलेगी? तो आप कहते हैं कि सर नहीं मिलेगी। आप क्या कहते हो? आप कहते हैं कि सर कवरेज नहीं मिलेगी, एलआईसी में डिसेबल होने पर कोई पैसा नहीं मिलता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। बहुत सारे एडवाइजर है, कल भी मैं 3 एडवाइजर से मिला, पर्सनली 3 एडवाइजर से मिला। मैंने उनसे पूछा कि भाई बताओ, एलआईसी की पॉलिसी में अगर कोई अपंग हो जाता है, कोई डिसेबल हो जाता है, क्या उसको कवरेज मिलेगा? क्या उसको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा? उन्होंने कहा नहीं सर, नहीं मिलेगा। बताइए, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी किस चीज की है? नॉलेज की कमी है। हमारे अंदर नॉलेज ही नहीं है, और नॉलेज ना होने के कारण यही होता है कि हम मेहनत करते हैं, वो मेहनत करने के बाद क्लाइंट हमें मीटिंग देता है, और मीटिंग मिलने के बाद हम जब क्लाइंट के पास जाते हैं, उससे बात करते हैं, उसको प्रोडक्ट समझाते हैं, यही कारण है
कि आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता है? बताइए मुझे कमेंट करके, मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? दोस्तों, हम भूल जाते हैं कि हम इंश्योरेंस बेचने के लिए जा रहे हैं। हम क्या बेचने जा रहे हैं? हम इंश्योरेंस बेचने के लिए जा रहे हैं। हम क्लाइंट को करोड़पति बनाने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम इंश्योरेंस बेचने के लिए जा रहे हैं। तो इंश्योरेंस में क्या कवर होना चाहिए? इंश्योरेंस में 3 चीजें आप ध्यान रखिए। सबसे पहला क्या होना चाहिए इसमें? सबसे पहला होना चाहिए बीमारी, इलनेस। जब आप क्लाइंट को बताएं तो बीमारी के बारे में भी बताएं, और हम नहीं बताते हैं, हम डिस्कस नहीं करते हैं क्लाइंट से, हम उसको कोई एग्जाम्पल नहीं देते हैं। जब तक हम उसको एग्जाम्पल देने, अच्छा एक बात बताइए, आपके घर में आरओ लगा हुआ है, सबके घर में एक्वागार्ड लगा हुआ है, आरओ लगा हुआ है, आप पानी पीते हैं, ठीक है? अगर एक सेल्समैन आता है आपके पास, आपके घर पे आता है कि सर आपके घर पे पानी प्योर नहीं है, आपके घर में पानी में इंप्योरिटीज हैं, तो वो क्या करेगा? वो आपके पानी को आके चेक करेगा और आपको क्या दिखाएगा? उस मीटर में ऐसा एक मीटर होता है, टीडीएस मीटर बोलते हैं उसको, ऐसा मीटर होता है, उसमें आपको रीडिंग दिखाता है कि सर देखिए आपके घर में जो पानी आ रहा है कितना हार्मफुल पानी है, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। जब आप वो रीडिंग देखेंगे तभी आपको विश्वास होगा कि हाँ मेरे घर का पानी खराब है। लेकिन जब तक अगर वो वर्बली आपको बोल के बता दे कि सर आपके घर का पानी खराब है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? कतई आप विश्वास नहीं करेंगे। तो हम जब क्लाइंट के पास जाएंगे तो उसको हम प्रैक्टिकली बताएंगे, उसको हम एग्जाम्पल देके बताएंगे, उसको समझाएंगे कि सर अगर किसी को बीमारी हो जाती है और इस बीमारी के इलाज के लिए 10 लाख रुपए डॉक्टर बोलता है कि आपको जमा करने होंगे और हमारे पास 10 लाख रुपए नहीं है, तो क्या करेंगे हम? सर हम बीमारी का इलाज नहीं कराएंगे? कराएंगे, लेकिन क्या करेंगे? कोई ना कोई सामान हमें बेचना पड़ेगा, कोई सामान गिरवी रखना पड़ेगा, यही करेंगे कि नहीं करेंगे? तो क्यों ना सर हम ऐसी पॉलिसी लें जिसमें बीमारी का इलाज भी मिले। दूसरा हम क्या करेंगे? डिसेबल। अगर कोई व्यक्ति डिसेबल हो जाता है, अपंग हो जाता है, क्या हो जाता है? अपंग हो जाता है। अब इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, इसके बारे में मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं। उसके बारे में अगर आप चाहते हैं मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति डिसेबल हो जाता है, राइट, यानी कि उसके कोई 2 बॉडी पार्ट्स, यानी कि दोनों हाथ, उसके दोनों हाथ, पैर, ठीक है, अगर वो ब्लाइंड हो जाता है, ठीक है, तो वो किस में आता है? परमानेंट डिसेबिलिटी में आता है। परमानेंट डिसेबल हो जाता है वो, तो उस केस में उसको क्या मिलेगा? उसको बेनिफिट मिलेगा, डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों हम क्लाइंट को क्या बताना चाहिए? हमें उसको बताना चाहिए रिटर्न, कि सर आपकी पॉलिसी में यही नहीं, ये तो आपकी सुरक्षा है ही, ये तो आपके परिवार की सुरक्षा है ही, लेकिन इसके साथ साथ सर आपकी पॉलिसी में रिटर्न भी मिलेंगे। यानी कि आपको कुछ टेन्योर के बाद जितने साल की आप पॉलिसी लेंगे उतने साल तक तो आपको कवर करेगा, बीमारी भी कवर करेगी और डिसेबल होने पर भी कवर करेगा, साथ में आपको मैच्योरिटी पर पैसा भी मिलेगा। ये ना तो आपको पोस्ट ऑफिस में मिलेगा, ना आपको म्यूचुअल फंड में मिलेगा, ना आपको फिक्स डिपॉजिट में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा सर। ये सिर्फ मिलता है सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, ये सिर्फ सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में मिलता है। अब मान के चलते हैं किसी को बीमारी हो जाती है और ये बीमारी है क्रिटिकल इलनेस। आपने उसको क्या करना है? आज आप उसके पास जा रहे हैं, उसको पॉलिसी में समझाइए कि सर आप अगर क्रिटिकल इलनेस राइडर लेते हैं, कल अगर कोई बीमारी हो जाती है, क्रिटिकल बीमारी हो जाती है, कौन सी बीमारी? जैसे कैंसर, ठीक है, जैसे कैंसर, एक लिस्ट है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन सी क्रिटिकल इलनेस कवरेज मिलती है। जैसे इसमें कैंसर भी कवर होता है, ठीक है, हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक, ठीक है, परमानेंट सिम्टम्स होते हैं, किडनी फेलियर, ठीक है, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक है, ब्लाइंडनेस, ये सब अगर क्रिटिकल इलनेस बीमारी हो जाती है तो उस केस में जो एलआईसी है, जितना भी सम एश्योर्ड आपने लिया हुआ है क्रिटिकल इलनेस के लिए, वो सम एश्योर्ड लमसम एक ही बार में पॉलिसी होल्डर को दे देती है कि भाई अपना आप ट्रीटमेंट कराइए अच्छे हॉस्पिटल में, आप अपनी बीमारी का इलाज कराइए। ये होता है क्रिटिकल इलनेस राइडर के बेनिफिट, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के 2 हाथ कट जाते हैं, यानी कि एक हाथ और एक पैर कट जाता है,
तो भी परमानेंट डिसेबल हो जाएगा वो। अगर एक पैर एक हाथ कट जाता है तो भी, या दोनों हाथ या दोनों पैर कट जाते हैं तो भी परमानेंट डिसेबल, और ब्लाइंड हो जाता है वो तो भी वो परमानेंट डिसेबिलिटी में आएगा। तो उस केस में उसको डिसेबल होने पर बेनिफिट भी मिलते हैं। तो इसमें हम क्या दे सकते हैं, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एडीडीबी राइडर। अगर एडीडीबी राइडर दिया हुआ है दोस्तों, मान के चलते हैं पॉलिसी में 5 लाख का एडीडीबी राइडर दिया हुआ है, ठीक है, और पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद, पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद पॉलिसी होल्डर के एक्सीडेंट में दोनों हाथ कट जाते हैं, दोनों हाथ कट जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जब दोनों हाथ कट गए तो वो परमानेंट डिसेबिलिटी में आएगा। और परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर क्या होगा दोस्तों, परमानेंट डिसेबल होने पर जितना भी उसका सम एश्योर्ड है, जितना भी उसका सम एश्योर्ड है, वो सम एश्योर्ड एलआईसी देगी उसको अगले 10 सालों तक किस्तों में, राइट। यानी कि अगले 10 सालों तक। तो 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो 5 लाख का 10% यानी कि उसको हर साल 50,000 रुपए एलआईसी देती जाएगी अगले 10 सालों तक, ठीक है। और जो प्रीमियम जमा करना था वो प्रीमियम भी जमा नहीं करना पड़ेगा, प्रीमियम भी माफ हो जाएगा। तो दोस्तों क्या आप अपने क्लाइंट के पास जाके ये सब बेनिफिट बताते हैं, यस और नो, मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जरूरत है सीखने की, आपको जरूरत है ट्रेनिंग की, आपको जरूरत है मेहनत करने की। और दोस्तों नई नई बातें सीखोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप एमडीआरटी सीओटी टीओटी कर पाओगे। तो दोस्तों ये वीडियो मुझे कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बता दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप सब इस साल जरूर एमडीआरटी सीओटी टीओटी करें। आपको जो भी सपोर्ट चाहिए मेरी तरफ से, मैं पूरा सपोर्ट देने के लिए तैयार हूं। आपको मोटिवेशनल सपोर्ट चाहिए तो बताइए, आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग चाहिए वो बताइए, आपको डिजिटल, आपको कस्टमर ढूंढने वो बताइए, जो भी सपोर्ट चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन एमडीआरटी करनी ही करनी है। कौन कौन तैयार है इस साल एमडीआरटी सीओटी टीओटी करने के लिए, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। और हाँ, अगर दूसरे किसी टॉपिक के बारे में वीडियो जानना चाहते हैं तो भी कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।